हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ लिए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने वाला हूं। उससे पहले 1.1 में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको हम समझेंगे। फिर हम इससे संबंधित इसके जो हिसाब होंगे उसको हल करेंगे। फिर बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उदाहरण को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएँ और आपके करीबी जो हों, आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हो, जहाँ तक आपका कांटेक्ट है वो सब के पास पहुँच जाए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 जो आपका होने वाला है, आपके दोस्तों को जो होने वाला है, वो भी बढ़िया से तैयारी करके उन्होंने जो अपना ड्रीम देखा है वह ड्रीम को भी पूरा कर सके। चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। तो लिखा है, सबसे पहले समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण, बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं, जो भाग नहीं सीखे वही चीज़। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 5 से भाग लगा रहे हैं और एक नंबर ले लेते हैं 17, ठीक है ना। भाग लगाते हैं, 5 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 5 3 15 और यहाँ पर जो ये कट गया और 7 में से 5 गया 2, ये आपका बच गया शेष, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसको लिखिएगा 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस 2, 5 गुना 3 प्लस का 2, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 8 से भाग कर रहे हैं और एक संख्या लेते हैं 16। कितना ले लेते हैं? 16 ले लेते हैं। अब इसको हम भाग लगाते हैं, 8 दुना का 16 और ये आपस में कट के क्या बन गया? 0, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये 16 को आप लिखेंगे 16 का एज इट इज 16 लिखेंगे। आप यहाँ 8 के लिए 8 लिखिएगा, गुने 2 लिखिएगा और प्लस में 0, यानी कि 8 गुना 2 प्लस 0। आप इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप लिखे हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो ये जो आप बीच में 17 लिखे हैं, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 17, इस 17 को आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कहते हैं भाज्य और इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, ठीक है। जिस संख्या से आप भाग दिए 17 में, उस संख्या को कहा जाता है भाजक, हिंदी में भाजक कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है बी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच जब भाग होती है तो जो संख्या यहाँ पर आता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल, और भागफल को लिखा जाता है क्यू से। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। और जो इन दोनों में भाग लगाने के बाद जो शेष बचता है, ये इसको हम लोग लिखते हैं आर से, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर इस कंडीशन को लिखें, 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस 2, 5 गुना 3 प्लस का 2, हम क्या करते हैं, इस 17 को हमने क्या बोला? ए बराबर 5 को हमने क्या बोला? बी, ठीक है, गुना, उसके बाद 3 को हमने क्या नाम दिया? क्यू, प्लस 2 को हमने क्या नाम दिया? आर। यही चीज़ जो आपका बना, जो फॉर्मूला बना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा है। जरा आप गौर से तो देखिए, यही तो लिखा है यहाँ पर। कुछ नया क्या है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान होगा, आर का जो हमेशा मान होगा वह 0 और बी के बीच में होगा। यानी कि आर का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है या बी से हमेशा छोटा होगा। ये कहना चाहता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर समझिए, ये जो यहाँ पर आपने कहा, इसको क्या नाम दीजिएगा? ए,
इसको आपने कहा बी, इसको आपने कहा क्यू, इसको आपने कहा आर, इसी के जैसा सिंपल। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 16 को आपने ए बोला तो ए लिख दीजिए, 8 को आपने बी कहा तो बी लिख दीजिए, गुना 2 को आपने क्यू कहा तो क्यू लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर प्लस में क्या है, 0 है, और 0 को आपने क्या कहा, आर बोला, तो यहाँ पर आप प्लस में आर लिख दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यही है, कुछ नया नहीं है। आप जो बचपन में सीखे हैं सेम वही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं भाग, उसी भाग को थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा तो वही चीज यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें समझाना चाहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आप एक रिलेशन देख रहे हैं, इस रिलेशन को समझिएगा। ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं इसको समझिएगा। ये रिलेशन क्या कहना चाहता है, ये रिलेशन कहना चाहता है कि जो आपका आर का मान है ना, आर का मान वो 0 हो सकता है, आर का मान आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए 0 से 0 की तरफ नोक लगाया तो 0 छोटा हुआ आर से, तो आर का जो वैल्यू है वह 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। हमेशा b से क्या होगा, वह छोटा होगा। आप देखिए ना यहाँ पर तो 0 हो गया शेष, 8 से छोटा है 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप जब 5 और 17 में भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 जो आ रहा है वो b से क्या है, छोटा है। तो वही चीज़ तो यहाँ समझाना चाहता है कि आर का हमेशा, आर का जो मान होगा वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। आर का मान हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर होगा, या 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पर b से हमेशा छोटा कौन है, आर का वैल्यू। b से यहाँ पर हमेशा छोटा कौन रहेगा, आर का वैल्यू। अब अगर आप कहेंगे कि ये 0 से हमेशा छोटा ही क्यों होता है, बड़ा नहीं हो सकता। आप इसको इस तरह ना लिखकर, अगर चाहिएगा कि हम इसको ऐसे लिखें, इस 17 को आप ऐसे लिखें, 17 बराबर 3 गुना 4 प्लस 5, 4 तिरी 12 और 5 17। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो आप इसको क्या लिख दिए, जरा गौर कीजिए। आपने इसको तो a माना, ठीक है, आप इसको b मान रहे हैं, आप इसको q मान रहे हैं, और इसको आप r मान रहे हैं। तो 17 बराबर 3 गुना 4 प्लस 5 जो आप लिखें, तो इसमें तो आपने b का मान को छोटा कर दिया और r के मान को क्या कर दिया, बड़ा, जो कि संभव नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम फिर से इसको समझाना चाहे, 5 है और यहाँ पर 17 है। आप इसको 5 के पहाड़ा 3 बार में भाग न लगाकर आप कहिएगा कि हम 5 दूना के 10 लगाते हैं, ठीक है, और लगाने के बाद ये कट गया और 7 में से 0 घटा तो 7 आया। तो इसको आपने a नाम बोल दिया, ये आप b बोल दिए, इसको आप q बोल दिए, इसको आप r बोल दिए। तो इस हिसाब से देखिएगा तो b का मान तो छोटा हो गया ना r के मान से, लेकिन ये तो भाग ही गलत है, ये तो भाग ही गलत है। आप जो 2 बार में 10 लगा रहे हैं, ये लगाना ही गलत है। ये तो 2 से भाग नहीं जा रहा है, ये तो 3 से भाग जा रहा है। तो फिर 3 से आप भाग जब जब सही कीजिएगा तब तब आपको ये पता चलेगा कि जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल हमेशा b से हमेशा छोटा आएगा, हमेशा b से छोटा ही आएगा जी। और छोटा नहीं आएगा तो हो सकता है पूरा पूरा कट जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन कभी b से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब इतना सब कुछ जब आपने समझ लिया है तो समझने के बाद इस आधार पर आप पहुंचेंगे कि ये फॉर्मूला आपका आया a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें ये रिलेशन देखने को मिल रहा है आपको 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि 0 जो होगा हमेशा r के बराबर होगा और r का मान 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ये हमें ये समझाना चाहता है, ठीक है। आगे पढ़िए। दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अद्वितीय क्यों बोला गया, अद्वितीय क्यों बोला गया, अद्वितीय का मतलब होता है इकलौता, यानी कि जब जब बात 5 और 17 की होगी, जब जब बात 5 और 17 की जब जब बात होगी तो ये दोनों ऐसी अद्वितीय संख्या होगी
जो जब भी हम भाग लगाएंगे हमेशा इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो हमेशा फॉर्मेट किस तरह बनेगा, 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस 2। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, अद्वितीय शब्द बोला गया। कारण क्या है कि 5 और 17 ऐसी अद्वितीय संख्या है जिसमें अगर हम भाग लगाएं तो इस फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट तैयार नहीं होता है, और अगर आप जबरदस्ती तैयार करना चाहते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर अद्वितीय संख्या बोला गया। पूर्ण संख्या, क्यू और आर के बारे में क्या बोला गया, पूर्ण संख्या बोला गया। क्यू और आर के बारे में पूर्ण संख्या बोला गया, यानी क्यू का मतलब ये 3 और आर का मतलब ये, तो आर का मान तो 0 भी हो सकता है, तो 0 पूर्ण संख्या नहीं होता है, होता है। क्यू का मान भी पूर्ण संख्या होता है, यानी क्यू का मान भी 0 हो सकता है, क्यू का मान भी 0 हो सकता है। अब आप कहेंगे क्यू का कैसे मान 0 होगा, देखिए आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप जो है 5 से भाग लगाइए, है ना, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 5 से भाग लगाइए, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, भाई 5 से भाग लगाना है 2 में, तो कितना बार भाग लगेगा, 0 बार भाग लगेगा, तो आप यहाँ पर 0 बार भाग लिखेंगे, तो 5 में 0 से गुना होगा तो 0 हो गया, और इस तरह यहाँ पर आपका शेष आ गया। तो क्या क्यू का मान 0 हुआ कि नहीं हुआ, क्यू का मान 0 हुआ कि नहीं। इसीलिए यहां पर कहा गया क्यू और आर पूर्ण संख्याएं हैं, विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि ये इसका रिलेशन है, ये संबंध है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप कंप्लीट समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गई तो आपको बस कुछ नहीं करना, हम अभी उदाहरण तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं, और उस पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने के बारे में सोचते हैं, समझने का भी प्रयास करेंगे, है कि नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जैसे समझिएगा यहाँ पर कि जो ये देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसके बाद ये जो प्रमेयिका शब्द है इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपने इसमें क्या पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाया हूं पार्ट नंबर 2 में, आप वहां जाकर जो है देख सकते हैं, पार्ट नंबर 3 है। यहां पर मैंने बताया था कि एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है एल्गोरिथम, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, कौन होती है श्रृंखला, तो हमारा एल्गोरिथम होता है। एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। जैसे आप एल्गोरिथम की सहायता से, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसकी सहायता से आप क्या बनाते हैं, तो आप बनाते HCF। क्या निकालते हैं आप, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अधिक से अधिक कितने गुणनखंड कॉमन हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप हिंदी में इसको बोलेंगे मश, क्या बोलेंगे, मश, आप इसको हिंदी में बोलेंगे। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो मश है, मश को बनाया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ये कोई नई विधि नहीं है, आप बचपन में सीखे हैं, आप बचपन में सीखे हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह एक ऐसी विधि है जिसमें छोटी से छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी संख्याओं तक का HCF आसानी पूर्वक निकल जाता है, एकदम आसानी पूर्वक। जैसे आप सीखे होंगे पिछली क्लास में जो है हाईएस्ट कॉमन निकालने के बारे में, जैसे मान के चलिए मैं आपको कहूं कि 12 और 18 का जो है HCF निकालिए, 12-18 का जो है HCF निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो 12 का आप खंड कीजिएगा, 12 का आप क्या कीजिएगा, खंड कीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको खंड कीजिए तो 6 आ गया, 2 से लगाएंगे 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे आपको 1 मिलेगा। तो आप इस तरह लिखते हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। उस तरह आप अगर 18 का खंड करते हैं तो 18 के खंड में 2 से लगाएंगे, 9 बार में 3 तिहाई के 9, फिर 3 एकम 3, यानी आपको 18 का मिल गया 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है,
2 तिया 6, 6 3 18, 2 दूना 4, 4 3 12, इस तरीके से। अब एचसीएफ जब आप बनाते हैं तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिक से अधिक कितने फैक्टर, कितने इसके गुणनखंड हैं जो कॉमन हो सकते हैं, उसी का नाम है एचसीएफ। यानी कि आप देखिए इसमें ये दोनों कॉमन हो रहा है, ये 2 कॉमन हो रहा है तो आप ले लेंगे। ये दोनों एक साथ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों आपका कॉमन नहीं मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे एगो 2 और यहाँ से एगो 3 आप कॉमन लेंगे तो गुना करके कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो आपका आंसर इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर यही डिजिट 12 और 18 न होकर यही अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है इस संख्या का जो है आप निकाल कर दिखाइए हमको एचसीएफ, यानी कि 1284 और 2841 का एचसीएफ आप निकाल कर दिखाइए इसी मेथड से, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से मैं भाग लगाऊं, सोचेंगे समझेंगे, सोच कर जो पहले तो इसको खंड करना पड़ेगा, खंड कर करके दिमाग खराब हो जाएगा। फिर भी आंसर सटीक आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए यूक्लिड साहब ने, इसीलिए जो शब्द देख रहे हैं ना यूक्लिड, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए यूक्लिड साहब ने एक रूल दिया जिसे हम विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, जिसमें यूज होने वाली प्रमेय का आपका a बराबर bq प्लस r और जो चरण लिखाता है उस चरण को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। यही है एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर। प्रमेयिका का मतलब ये a बराबर bq प्लस r इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ठीक है, और इस फॉर्मेट को चरण बाय चरण स्टेप बाय स्टेप जब लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप जब लिख देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एक साथ मिला दिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही नाम बोला जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग केवल और केवल एचसीएफ निकालने में किया जाता है, मौसा निकालने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, लौसा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ यानी कि मौसा निकाला जाता है, लौसा नहीं निकालते इसकी मदद से, ठीक है। तो हम समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। आपको बारी बारी से मैं समझाऊंगा कि कैसे स्टेप लिखने होते, एग्जाम में आपको किस तरह लिखना है, वो सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान मेथड से, आप बचपन में किया, मत घबराइए कि कैसे होगा, नहीं बनेगा, सब कुछ बनेगा। आप बचपन में करते आ रहे हैं, क्लास 5 से 4 से बच्चों को खूब सिखाया जाता है भाग बनाने का, मौसा बनाने के बारे में आप सीख चुके हैं। हम शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये 3 पार्ट है, मैं पहला पार्ट लेता हूं और आप सीखिएगा किस तरह जो है मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। 135 और 225, तब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, इसका हल करते हैं। हल करने के लिए छोटे वाले नंबर से हम बड़े वाले नंबर में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 135 है तो 135 से हम 225 में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। देखिए कितना बार में भाग जाएगा ये, तो एक ही बार में जाएगा, एक ही बार में भाग लगेगा, तो लगा दिए। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 और इसको दिया हासिल 1 बचा, 1 और 1 मिलके कट गया 90। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 135 एक बार में भाग लगाया और यहाँ पर लिख दिया जैसा कि आप भाग बचपन में सीख चुके हैं, उसी तरह का भाग यहाँ भी हो रहा है। ये 90 क्या हो गया, शेष, ये हो गया आपका ए का मान, ये हो गया बी का मान और ये हो गया क्यू, जिसको आप भागफल कहते हैं। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे अभी मैं आपको लिखकर बताऊंगा। सबसे पहले आप जो 90 आया है उसको एज इट इज इस तरह जो है घेर लीजिए और यहाँ वाला जो संख्या आप इसको यहाँ पर उतारिए, ठीक है, इस तरह आप उतारिए। अब फिर से जो भाग लग रही है एक बार फिर से भाग लगाने का प्रयास करते हैं। भाग लगाएंगे इसमें, तो 90 से अगर हम इसमें भाग लगाते हो तो 90 कम 90 यहाँ पर लगेगा और 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 आ गया मिलके 4, ठीक है।
फिर आप 45 शेष आ रहा है, फिर से हम क्या करेंगे, इस 45 को घेरेंगे और यहाँ से क्या उतारेंगे 90, और 2 बार में 45 दूरा 90, और यहाँ पर ये आपस में क्या हो जाएगा 0। ये काम कब तक करना है, मैं यहाँ पर कितना स्टेप काम किया, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, फिर यहाँ से ये वाला स्टेप हुआ, फिर यहाँ से ये स्टेप हुआ, यानी टोटल 3 स्टेप हमने पूरा किया। ये कब तक करना है, जब तक आपका शेषफल आर का मान 0 ना आ जाए तब तक ये काम करते रहना है, चाहे 5 स्टेप में पूरा हो या 10 स्टेप में पूरा हो या 2 स्टेप में पूरा हो या सिंगल स्टेप में पूरा हो। जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको ये काम कंटिन्यू करते रहना है। जैसे ही शेषफल 0 आएगा आपको वहीं पे रुक जाना है, स्टॉप लगाना है, ब्रेक ले लेना है। फिर इसके बाद ही क्या करना है, तो इसके बाद जो करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो करना है ये सबसे ज़्यादा खास है, जो एग्जाम में आपको करना ही करना। अगर आपको परीक्षा में मिले इस तरह का प्रश्न तो ये काम तो करना ही है परीक्षा में। इसके साथ ही साथ एक और काम करना है, वो काम एकदम ही इंपॉर्टेंस 100% आपको करना पड़ेगा। वो काम क्या है, तो चरण, आपको जो है चरण लिखना है, चरण, ठीक है, चरण लिखना है। अब चरण किस तरह लिखिएगा, तो जो जो आपने यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम किया उसको आप यहाँ पर लिखिए। तो अभी आपने क्या किया, तो आपने इसमें इससे भाग लगाया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर आप जानते हैं फॉर्मूला, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यहां ए का मान क्या है, तो ये रहा 225। तो आप क्या लिखेंगे, चरण नंबर फर्स्ट में आप लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस में 90। ये चरण नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे आप, सेकंड नंबर में आप कहां से काम कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर में आपने ये किया, ये वाला पोर्शन, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपने क्या किया, तो थर्ड स्टेप आपने ये काम किया, ये वाला क्या किया आपने, तो किया है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 2 प्लस 0। आप यहाँ पर देखिए 0 आ गया, यानी शेष 0 आ गया। तो जिस स्टेप में शेष 0 आया उस स्टेप में जो आपका b की वैल्यू है, b का वैल्यू, वही आपका क्या हो जाता है, मौशा, यानी कि आंसर हो जाता है। जिस स्टेप में आपका 0 आता है, शेषफल 0 आता है, आर का मान 0 आता है, उस स्टेप में जो v की वैल्यू होती है, जो भाजक होता है, वही आपका आंसर होता है। अंत में एक लाइन लिखनी है, अतः 135 और 225, 135 और 225 का मौशा कितना आ गया है, 45, 45 है। और यही आपका क्या है, बहुत खूबसूरत सा ब्यूटीफुल आंसर है। और ये इसी तरह चरण लिखाता है। जब जब आप प्रश्न को बनाएं तो इस काम को तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ आप इस काम को भी कीजिएगा एग्जाम के अंदर, अन्यथा आपको नंबर काट लिया जाएगा। ये आप करें ज़रूर, ये नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा परीक्षा में। ये आप नहीं भी करेंगे, अलग आप रफ कर करके आप लिख सकते हैं स्टेप को, चलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप इसको छोड़कर सिर्फ इसको लिखते हैं तो आपका वहाँ पर नंबर कटने की पूरी संभावना हो सकती है। इसलिए गलती ना करें, ठीक है। इस तरह हमने 1 नंबर कंप्लीट किया है। सेम उसी प्रकार से आप 2 नंबर प्रश्नों को करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, 196 और 38,220, ये रहा आपका 2 नंबर प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें भाग लगाते हैं। हमने आपको कहा था इसका सॉल्यूशन जब भी हम करेंगे तो जो छोटी संख्या होगी उससे हम भाग लगा देंगे, जो हमारे पास बड़ी संख्या है उसमें। बड़ी संख्या कितनी है, 38,220, इसमें हम भाग लगाएंगे। कितनी बार भाग जाएगा प्यार बच्चों, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो 196 है, 382, एक ही बार भाग लगेगा सर, एक ही बार भाग लगा दीजिए। फिर 12 में से 6 घटेगा 6, इसको दिया हासिल, 7 बचा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे, 17 में से 9 घट के आ गया 8, ठीक है। ये 2 बचा, 2 में से गया 1, 186 आया, ठीक है। अभी भी भाग लगेगा,
चूंकि यहाँ पर भी मेरे पास अंक है, बचपन में इस तरह पढ़े हैं, तो यहाँ से हम क्या उतार रहे हैं, 2 उतार रहे, चूंकि इससे ये छोटा है तो 2 उतारना लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितनी से भाग लगेगी, तो इसमें जो है 1862 है। आप यहाँ पर जो 196 में आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही आप 9 से गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो गया, और 9 9 81 और 5 हो जाता है 86 के 6 हाथ में 8। उसके बाद 9 एकम 9, 9 और 8 17। चलिए घटाते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। तो आप इसको घटाइए, 12 में से 4 गया 8, इसको दिया हासिल 15 में से 6 गया 9, इसको दिया हासिल 7 बचा, 7 में से 7 गया 0, यानी ये कट चुका, और 1 में से 1 गया, ये भी 0 हो चुका। चलिए उसके बाद यहाँ से क्या उतारेंगे हम, 0 उतारेंगे तो 980 हो गया। कोई दिक्कत? अब ये 5 बार में डायरेक्ट भाग लग जाएगा, तो 6 × 5 = 30 हासिल 3 हो गया, 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9। इस तरह आप देखेंगे तो सब का सब क्या बन गया, 0 बन गया, यानी कि एक ही स्टेप में r का मान 0 हो चुका है, शून्य हो चुका। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको किस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे चरण। आप इसको चरण में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर 1, पहला ही एक ही बार तो चरण ही लिखाएगा। 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0 आपका मौशा क्या हुआ, तो 196, क्योंकि इसी स्टेप में 0 हो गया आर की वैल्यू, तो ये हो गया आपका मौशा। यानी कि लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का मौश कितना है, 196 है, 196 है, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए हो गया। उसी तरह जो है नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि इसका क्या मौशा निकलता है और कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ आई होगी, प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा, हर एक स्टेप आप समझ रहे होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे छोटा वाला संख्या कौन है, 255, इससे भाग लगाइए 867 में, है ना, तो कितना बार जाएगा ये भाग, ये सिंपल 3 बार में भाग आप इसको लगाइए। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 होता है 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 घटा 1, 102। ठीक है, सिंपल। आप क्या करें, इसको ऐसे घेरिए और यहाँ से उतारिए 255। ठीक है, 255 आप नोट कर लिए। कितना बार में भाग जाएगा, तो 102 को 2 से अगर गुना करेंगे तो होगा 204, तो 204 यानी 2 बार में भाग लग जाएगा, तो 2 बार में आप इसको लगाइए 204। ठीक है, 5 में से 4 घट के तो 1 आ गया, 5 में से 0 घटा 5 और 1 कट गया, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, 51 शेष है। फिर से आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको इस तरह घेरिए और 102 को आप नोट कर लीजिए। चूंकि ये काम कब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए अब कितना बार में आप भाग जाएगा, ये अगर हम 2 बार में भाग लगाएं तो 51 दूना होता है 102। लीजिए यहाँ पर आपका शेषफल क्या बन गया, 0 बन गया, यानी कि टोटल यहाँ जो शेषफल है वह 0 हो चुका है, कट गया है। तो यहाँ पर आपका जो है स्टेप कंप्लीट भी हो गया। अब सिर्फ आपको करना क्या है, चरण लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, चरण। एग्जाम में आपको एक तरफ इस तरह इसको बना लेना है, सोल्यूशन कर लेनी है, और उसके बाद दूसरी ओर चीन खींच के इस प्रकार से और चरण लिखना एकदम ज़रूरी होता है। तो चरण आप भूलिए नहीं। कैसे लिखेंगे चरण, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये स्टेप फॉलो किया, ये स्टेप, तो इस स्टेप को आप लिखिए। क्या लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुना 3, 255 गुना 3 और प्लस में 102। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या किया आपने, दूसरा स्टेप आपका ये रहा, ये आपका दूसरा स्टेप है, ये जो देख रहे हैं आप। ज़्यादा हम इसको सर्किल नहीं बना रहे ताकि बहुत ज़्यादा जो है घिचिर पिचिर हो जाएगा, समझिएगा। 255 बराबर 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस 51, प्लस में 51। चलिए नंबर तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप में क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0,
51 गुना 2 प्लस 0, 0 क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आ गया। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि जिस स्टेप में r का मान 0 हो उस स्टेप में जो b का मान होता है उसको हम मौसा कहते हैं, मौसा। यानी कि आपका मौसा कितना है? 51 है। अंत में एक लाइन लिखना पड़ेगा ज़रूर, 867 और 255 लिखेंगे। 867 और 255 का मौसा कितना है? तो आपका आंसर कितना आया? 51 यानी 51 है। और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहां तक हो सके आप इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। हम एक्सरसाइज 1.1 के अगले क्वेश्चन को लेकर, और इसके बाद इसमें हम कुछ उदाहरण भी करेंगे। सबसे पहले तो उस वीडियो में आपको उदाहरण ही बताऊँगा, जो वीडियो पार्ट 4 होगा, ये पार्ट नंबर 3 है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।